गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि आपको सबको बताया गया था कि अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, तो हम बालाजी माध्यमिक विद्यालय के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेज कक्षा 10 के लिए शुरू करने जा रहे थे वो विधिवत शुरू हो गई है। तो आज हम सबसे पहले गणित का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। वो है, पहली संख्या हमारी पढ़नी पड़ेगी हमें प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4। प्राकृत संख्या के बाद में हमें दूसरी परिभाषा पढ़नी है, वो पढ़नी है पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा में कुछ अंतर नहीं। प्राकृत संख्या में यदि प्राकृत संख्या में शून्य भी शामिल कर लिया जाए या जोड़ लिया जाए यानी कि जब प्राकृत संख्या में हम शून्य जोड़ देंगे तो पूरी की संख्या में जो पूरी संख्या बन जाएगी उसे हम पूर्ण संख्या नाम देंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। तो हमने प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बाद में हमारी तीसरी संख्या आती है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की परिभाषा होती है कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का समूह सभी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णात्मक संख्या कहलाता है। जैसे माइनस अनंत, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत। तो हमें पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ बातें और ध्यान में रखनी होती है। इसमें लिखा है कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो हमारे को इसमें ध्यान रखना है कि मित्रों, 0 से जो बड़ा होता है, 0 से बड़ी संख्याएं, 0 से जो बड़ी संख्या होती है उन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। जीरो से जो छोटी होती है उस साइड को हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये 0 को हम ना तो धनात्मक में रख सकते हैं, ना ऋणात्मक में रख सकते हैं। इसके बाद में हमारी अगली जो संख्या आती है वो संख्या होती है हमारी 4 नंबर पर परिमेय संख्या।
तो परिमेय संख्या के बारे में उन्होंने पढ़ रखा है कि ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर का निशान को काट दिया, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें हम बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। बट्टे की सभी जो बिल्कुल वाली संख्या आती है वो सारी की सारी मतलब परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन जिसके बट्टे में हमेशा ही ध्यान रखना है कि शून्य नहीं आना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 3/5, 2/3। अब जैसे आपको पूछ लिया कि एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो एक भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम एक के बट्टे में 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भी परिमेय संख्या है। और यदि हमें पूछा जाए कि -3 परिमेय संख्या है या नहीं, तो -3 भी परिमेय संख्या के बट्टे में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी एक बात निकल के सामने आ जाती है, और वो आती है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो नोट लगा के हम यहाँ लिखेंगे, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो हमने अभी तक पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, परिमेय संख्या के बाद में जो अगली संख्या हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है, परिमेय संख्या की परिभाषा थी जैसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई, थीटा आदि। तो ये हमारी सारी जो उदाहरण है ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है कि इस पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इसका मान होता है जो 22/7, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यदि आपको पूछे 22/7 कैसी संख्या है तो परिमेय संख्या है, और आपको पूछ लिया ऐसा पाई का निशान बना के पाई कैसी संख्या है, तो वो आपकी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो अब हमारे पास में हमने पढ़ लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब हमारा जो पाठ है पहला, एनसीईआरटी की जो नई बुक आएगी उसमें पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं है। तो वास्तविक संख्याओं में की परिभाषा क्या होती है उसकी पढ़ते हैं। तो हम 6 नंबर पे लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं की परिभाषा होती है कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय
संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। जो हमारे अध्याय का जो पाठ की हमारा पाठ है उसकी हेडिंग है वास्तविक संख्याएं है, तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्या की परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। हमने परिमेय संख्या की परिभाषा इसलिए पढ़ी क्योंकि हमें अब यहाँ पता चला कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारे जो इस पाठ में है वो हमारा इन वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने के लिए हमारा जो अध्याय शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये हमारा एक प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस परिमेय शब्द का अर्थ क्या होता है इस शब्द की बात हम करते हैं। तो परिमेय शब्द का अर्थ होता है कि कोई सिद्ध किया हुआ कथन, कोई सिद्ध किया हुआ कथन जिससे हम कोई अन्य कथन सिद्ध करते हैं, अन्य कथन सिद्ध करते हैं, उसे हम प्रमेय का कहते हैं। या हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि कोई सिद्ध किया हुआ कथन जिसका प्रयोग करके हम किसी और अन्य कथन को सिद्ध कर सकते हैं। कोई सिद्ध किया हुआ कथन जिसका प्रयोग करके हम किसी अन्य कथन को भी सिद्ध कर सकते हैं, उसे हम परिमेय का कहते हैं। तो परिमेय का शब्द का अर्थ होता है ये कोई सिद्ध कथन है, ये कोई भी कथन दे रखा है जो सिद्ध है, उसके द्वारा हम किसी दूसरे कथन या कोई दूसरी बात को सिद्ध करते हैं। तो उस प्रकार के जो परिमेय का होती है हम परिमेय जो कथन होते हैं उन्हें परिमेय का कहते हैं। तो अब हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो क्या है, कैसे आया, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जैसे मानो मैंने दो संख्याएं ली 21 और 5, ये मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, दोनों प्लस की तो धनात्मक हो जाएगी और पूर्णांक संख्याएं। मेरे पास भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 21 और 5 है। यहां मैं देखता हूं तो मेरे को पता है कि 21 बड़ी है और 5 छोटी है। तो इस कथन को सिद्ध करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसमें 21 में 5 का भाग देता हूं। जो हमारी कई कक्षाओं से अध्ययन किया हुआ है, हम छोटी कक्षाओं से भी भाग देना सीख चुके हैं और भाग हमें सबको आते भी हैं। जब हम 21 में 5 का भाग देंगे तो हमारे को पता है कि 5 का पाठ हम जब 4 बार बोलेंगे तो हमारे पास 20 आएंगे और शेष फल 1 प्राप्त होगा। अब मैं इसके द्वारा आपको इस प्रमेय को समझाता हूं कि हम यदि मैं इस प्रमेय के जो ये हमने भाग किया है 21 के अंदर 5 का, मैं इसको ऐसे तो लिख तो सकता हूं ना, जो हमारी छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ था कि 21 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 1, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हमने ये छोटी कक्षा में ये बात हमने पढ़ रखी थी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही हमारा कथन, इसके ऊपर जो एक थ्योरम बनाएगा, एक लाइन बनाएगा, एक स्टेटमेंट बात बता देगा, उस बात को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं।
यदि मैं इसकी जगह पे एक संख्या मान लूं, माना 2 धनात्मक पूर्णांक ए व बी है, जहां ए बड़ा है बी से। तो अब मैंने ये क्या दो संख्या यहाँ मानी थी, 21 5 मानी थी, यहाँ ए और बी मान ली। फिर क्या कह रहे हैं, 21 5 से बड़ा है, यहाँ ए बी से बड़ा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए में हम बी का भाग देंगे। तो मान लिया भाग हमारा गया क्यू बार और हमारे पास शेष पर आ गया आर। ये दो अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं हैं जो हमें पता नहीं है, भाग देने से आती है अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं। तो मैं इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि ए बराबर बी और क्यू का गुणा बी क्यू प्लस आर, क्योंकि भाजक इंटू इनका आपसे मल्टीप्लाई किया था हमने, 5 से आगे गया तो बी और क्यू का कर दिया बी क्यू प्लस आर शेषफल। तो जो ये हमारे पास में आया है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और भाजक संख्या होती है उसे हमेशा छोटा होता है। तो हमारा आर का मान होगा वो 0 से बड़ा या 0 के तो बराबर होगा, और इससे बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यही हमारा जो कथन है, इसी को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। इसकी भाषा भी मैं लिखाऊंगा आपको, लेकिन एक बार समझे वापस कि जब हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी थी, और एक बात हमें पता थी कि ए का मान बी से बड़ा है, तो हम ए के अंदर जब बी का भाग करते हैं तो हमारे पास में दो अद्वितीय संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होती है, जिसे हम लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और आपको पता है कि हम जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, 0 से छोटा नहीं आता। तो शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, या वो जो शेषफल होगा वो हमारी जिस संख्या का भाग दिया है उस संख्या से भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और बी से हमेशा छोटा होगा। यही बात हमें इस कथन की होगी। तो आपको इसके भाषा ले लेते हैं। तो यूक्लिड में प्रमेय क्या हो जाएगी, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए व बी है, जहां ए बड़ा है बी से, तो ए में बी का भाग देने पर दो अद्वितीय संख्याएं क्यू व आर प्राप्त होती है, जिसे हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से निरूपित करते हैं। तो जहां आर का मान 0 के बराबर या बड़ा होता है, लेकिन बी से छोटा होगा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या है प्रमेय का, कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए व बी है, जहां ए बी से बड़ा है तो
ए में बी का भाग देने पर दो अद्वितीय संख्याएं Q व R प्राप्त होती है, जिसे हम A बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में निरूपित करते हैं, जहां R का मान 0 के बराबर या बड़ा होता है लेकिन B से छोटा होता है, विभाजक से छोटा होता है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, जो इसके ऊपर आगे क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नावली के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अगला हमारा है, इसी का टॉपिक है, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि एल्गोरिथम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो एल्गोरिथम शब्द का अर्थ होता है कि एल्गोरिथम शब्द का अर्थ है कि किसी समस्या को हल करने की विधि के पदों की श्रृंखला, यानी कि एल्गोरिथम शब्द का अर्थ है कि किसी समस्या को, जो कोई भी समस्या, गणित की समस्या है, इनके कोई भी प्रश्न है या कोई भी जो है हमारी समस्या, किसी समस्या का जो हल करने की विधि होती है, किसी समस्या को हल करने की विधि के जो पद होते हैं, उन पदों की पूरी श्रृंखला क्या कहलाती है? एल्गोरिथम कहलाती है। जैसे कि हमारे पास में मान लिया कि अब इस एल्गोरिथम का पद हम आगे पद में बता दूंगा। जैसे अब हमारे पास में मान लिया कि ए सी और डी दो पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक। अब मैं ये मेरे पास समस्या है कि सी और डी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, बड़ा है डी से। अब मेरे को इसमें वही विभाजन प्रमेय का लगा कि मैं इसमें भाग दे के देखता हूं। तो मैंने जब सी में भाग दिया डी का, तो मेरे पास में भाग गया Q1 और शेष बुलाया R1। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि C बराबर DQ1 प्लस R1, और जहां पर R1 बराबर नहीं है 0 के। अभी तक मेरे पास शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। तो वापस मैं इसका आगे प्रोसेस करूंगा कि इस R1 का भाग D में दूंगा। तो मेरे पास में अगला स्टेप आएगा, वो आएगा Q2 R2। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि D बराबर R1 Q2 प्लस R2, और जहां पर R2 बराबर डी मेरे पास 0 आ जाता है तो विधि समाप्त हो जाती है, और 0 नहीं आता है फिर आगे हम दोहराते हैं। इसका गणित का जब संख्या को उदाहरण लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसके तो ये मेरा इस संख्या का समस्या का पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो इन्हीं को हम कहते हैं, इन पदों के जो समूह होते हैं उन्हीं को हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम शब्द समझे मैंने, केवल आप यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये CDQ1 Q2 आप देखोगे तो घबरा जाओगे, और ऐसे कोई बात नहीं है। जब संख्या करेंगे, संख्याओं को लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएंगे। तो जब हमने ये सब किया तो आपको परिभाषा पता चल गई कि किसी समस्या होती है, उस समस्या को जो हल करने की विधि होती है, जैसे ये हल करने की विधि थी, विधि के पद क्या है? पहला पद था, ये हमारा पहला भाग दिया, पहला पद, फिर दूसरा पद, और ये हम जब तक विधि काम करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं रहते। मैंने यहाँ लिख दिया R2 बराबर 0 के बराबर है, तो मैंने समाप्त कर दी, तो इसमें 2 पद हो गए। तो इन पदों की जो श्रृंखला होती है उसी हम एल्गोरिथम कहते हैं। और इस एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इसका प्रयोग होगा। तो इसका प्रयोग दो धनात्मक
दो धनात्मक पूर्णांकों, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ मसप ज्ञात करने में काम लेते हैं। क्या ज्ञात करने में काम करेंगे इसका? इनकी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और उसका महत्तम समापवर्तक क्या है या मसप क्या है या एचसीएफ क्या है, ज्ञात करने के लिए जो विधि का हम काम लेंगे उसी विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं कि इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर कैसे हम मसप ज्ञात करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। दो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ और दो आपको मैं गृह कार्य में दूंगा, जो आपको ट्राई करके बैठ के अभी कोशिश करनी है। जैसा मैंने समझाया वैसे ही यदि आपके समझ में आ जाता है तो आप मुझे यस बोल सकते हो। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूँ कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसमें संपूर्ण विद्यार्थियों का, चाहे हमारे विद्यालय का हो चाहे विद्यालय का नहीं हो, सबको ये निःशुल्क मिल रही है। और साथ ही साथ में ये हम इसी शर्त के साथ बढ़ा रहे हैं कि जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो अगले जो इस सत्र 2020-21 में जो हमारी कक्षाएं लगेगी, जिसमें हमारी बुक होगी एनसीईआरटी की, जो पूर्णतः नया सिलेबस है। और इस एनसीईआरटी के ऊपर जो हमारी किताब है मैं वही पढ़ाने जा रहा हूँ, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारी बुक में उदाहरण या प्रश्नावली के सवाल है। इसके अलावा मैं अन्यथा कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो चलिए हम इसके द्वारा हम शुरू करते हैं हमारा पहला उदाहरण। किताब का ही उदाहरण है पहला, कि उदाहरण है कि 4052 तथा 12576 का मसप ज्ञात कीजिए। इनकी ये दो संख्याएं दे दी, 4052 तथा 12576 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, वही बात बताने देखनी है कि सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों संख्या में बड़ी संख्या, तो आपको सबको पता है कि 12,000 संख्या जो 12,500 4000 से बड़ी है, तो हमने ये बड़े का निशान लगा दिया। अब हम इसमें वही का प्रोसेस लगाएंगे कि 12,576 में 4052 का भाग लगाएंगे। तो भाग लगे, हमें पता है कि 4 3 12 3 बार 416 हो जाते हैं, तो 16,000 तो 3 बार भाग जा सकता है। तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 5 3 15 का 5 हासिल 1 0, तो 1 का 1, तो 4 3 12। तो हमारे जब इसमें 4052 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 12,156। 3 दूनी 6, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 0 को 3 से किया 3 0 0 में 1 था हमारा 1, 4 3 12। अब 6 में से 6 घटाएंगे 0 रहेगा, 7 में से 5 जाएंगे 2 रहेंगे, 5 में से 1 गया 4 रह गया। अब हमारे पास में मैंने अभी आपको समझाया था कि इसका पहला पद बन गया हमारा, वो बन गया स्टेप फर्स्ट बन गया है कि 12,576 बराबर 4,052 गुणा 3 प्लस 420, यानी कि इनका आपस में गुणा करके ये जोड़ेंगे वापस ये संख्या आ जाएगी। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है गया। यहाँ पर हमारा शेषफल क्या है, 0 से छोटा है। जब शेषफल 0 से नहीं 0 से बड़ा है, 0 नहीं आया है, तो वापस हम ये तो यही रखेंगे, जो यहाँ पर भाजक था अब इसको यहाँ लिख देंगे 4052। अब 4052 में 420 का भाग लगाएंगे। 4052 में 420 का जब भाग लगाएंगे हम, तो भाग लगभग हमारा कितनी बार जाएगा, 7 या 8 बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं एक बार। गुणा साइड में आप गुणा करके देख सकते हो। तो 420 में 8 से गुणा करेंगे 0, 16 का 6 हासिल 1, 832 और 1 33, 9 बार देखते हैं, 0 9 दूनी 18 हासिल 1, 4 9 36 और 1
37। 10 बार में तो ज्यादा हो जाता है। तो 9 बार भाग गया, 9 बार भाग गया, हमारे पास भागफल 9 आ गया। और ये घटा लेंगे 3780, इसमें से घटा देंगे। जब 3780 घटाएंगे तो 2 का 2, 15 में से 8 गए, पीछे रह गए 7, 9 में से 7 गए, पीछे रह गए 2, 0 का 0। अभी हमारे पास में दूसरा स्टेप बन गया, वो बन गया 4052 बराबर 4220 गुणा 9 प्लस 272। अभी हमारे पास शेष पर 0 नहीं आया तो 272 यहाँ लिख देंगे, 420 यहाँ लिख देंगे, जिसमें भाग देंगे हम 272 का। तो 272 का जो भाग लगेंगे 420 में, तो हमारा भाग 2 बार देते हैं तो 400 500 समथिंग हो जाता है, ज्यादा हो जाएंगे तो एक बार ही भाग जाएगा। इसमें एक बार भाग जाएंगे, 272 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास शेष पर रहेगा 8, यहाँ हो गया 1, 11 में से 7 गए, पीछे रह गए 4, 3 में से गया तो 148। अभी तक हमारे पास में शेषफल 148 है, तो तीसरा स्टेप बन गया इसका, वो बन गया 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। अब हम 148 है तो यहाँ पे वापस लिख देंगे 272 में 148 का भाग लगाएंगे तो एक बार भाग जाएगा, 148 में से घटा देंगे तो 12 में से 8 गए, पीछे रह गए 4, यहाँ रह गए 6 में से 4 गए, पीछे रह गए 2, 124। अभी तक भाग हमारा समाप्त नहीं हुआ तो लिख देंगे हम चौथा स्टेप लिखेंगे इसका, वो लिखेंगे 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124। अब हमारे पास 124 में है तो यहाँ लिख देंगे 148, और 148 में 124 का भाग एक बार ही जाएगा तो 124 घटा देंगे इसमें से, तो हमारे पास में रहेगा यहाँ पर 8 में से 4 के पीछे रहे 4, 2 में से 2 के पीछे रहे 2, 24 बार। तो अभी तक शेष पर 0 नहीं आया है तो हमारा 5वां स्टेप होगा, वो हो जाएगा 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24। अब यहाँ पे रिपोर्ट का मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास में शेष पड़ रहे थे 24, और यहाँ पर रह गए 124, और ये हमारा भाग देना है। तो 24 का भाग 124 में देंगे तो लगभग 24 बन जाए 120 होते हैं, 5 बार जाएगा तो हमारे पास में यहाँ शेष पर रह जाएगा 120 4। अभी तक हमारा भाग पूरा नहीं हुआ तो छठा स्टेप बन गया हमारा, वो बन गया 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4। तो हमारे पास अभी 4 है, तब हम यहाँ 24 लिख देंगे, और 24 में 4 का भाग 6 बार जाता है, 624, और शेष पर हमारा 0 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 7वां स्टेप लिखेंगे कि 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0। जब हमारा शेषफल यहाँ 0 आ गया तो हम यहाँ लिख देंगे जिस संख्या का भाग देने से शेषफल 0 आया है वही संख्या इन दोनों संख्याओं की एचसीएफ होगी। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। देखो मैं आपको वापस समझ देता हूँ एक बार कि हमारे पास में दो संख्याएं थी। क्या संख्याएं थी? 4052 तथा 12576 का मसब ज्ञात करना विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, दोनों संख्या में से बड़ी संख्या का पहचान की, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया। तो आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। तो मैंने 12576 में 4052 का भाग लगाया। तो मेरे को मैंने इसका भाग दिया तो इसको मैंने गुणा करना, आप साइड में गुणा करके देख सकते हो या भाग सीधा भी कर सकते हैं। तो जब इसका भाग दिया तो 3 बार भाग गया
4052 को 3 बार गुणा किया तो 12,156 आ गए। इसमें से घटाएंगे, पहला भाग देंगे, जो घटाएंगे जो शेषफल होगा, यदि वो शेषफल 0 हो जाता है तो जिस संख्या का भाग दिया था वही हमारा एसएफ हो जाता है। लेकिन ये भाग प्रक्रिया जब तक शुरू रखनी है, चालू रखनी है, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है तब तक। जब मैंने भाग दिया तो मेरा भाग 420 बार गया। फिर मैंने पहला पद वही बनाया था, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, तो इनका गुणा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा था, तो ये लिखा मैंने 576 बराबर 4052 का 3 से गुणा और शेषफल को जोड़ दिया। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में फिर जो शेषफल आया था उसको वहीं रखना है, शेषफल को भाजक बना देना है और जिसका भाग दिया था उसको यहाँ लिख देना है। यानी कि इन दोनों में से बड़ी है कौन सी, तो बड़ी 4000 ही है। तो अब दूसरी बात, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, 4000 में 420 का भाग लगाएंगे तो 9 बार भाग गया, 9 बार भाग गया तो शेषफल कितना आया कि 272 आ गया। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो अब मैं क्या लिखूंगा कि 4052 को लिख सकता हूँ 420 और 9 के गुणे के बराबर और शेषफल को जोड़ दे लिखता हूँ। तो मैंने लिख दिया 4052 को लिख दिया 420 गुणा 9 प्लस 272। 272 लिखने के बाद में जब मैंने 272 लिख दिया, अभी मेरा ये नहीं है तो मैं इसको भाजक बना दिया इनकी। ये तो हमारा 272 और 420 में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 420 बड़ी है। अब मैं 420 में 272 का भाग लगाऊंगा तो मेरे को पता है भाग एक बार जाएगा और एक बार भाग गया तो शेषफल अभी हमारे पास में आ गया 148। तो अब मुझे और भी पता है अभी तक मेरा शेषफल 0 नहीं है, इसलिए मेरे भाग आगे करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख दूंगा कि 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। अब 148 और 272 में से बड़ी संख्या कौन सी, तो 272 बड़ी है, तो 272 के अंदर 148 का भाग लगाएंगे तो एक बार भाग जाएगा, शेषफल रहेगा 124। अभी तक हमारे पास में शेषफल 0 नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, तो वो अभी भाग हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तो हमें आगे चलते रहना है। अब 124 आगे मैं लिख दूंगा कि 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124, तो 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124। तो ये हमारा हो गया अगला स्टेप। अब 124 और 148 में से देखना बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या 148 है। तो 148 में 124 का जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास में भागफल 1 और शेषफल आएंगे 24। अभी तक हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो लिख देंगे 148 बराबर 124 गुणा 1 भाग 1 प्लस 24। 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 1 खाली 24। तो अभी तक शेषफल नहीं, तो अब आगे करेंगे 24 का भाग देंगे, किसमें देंगे 124 में देंगे, क्योंकि 124 24 से बड़ा है। तो 124 में 24 का भाग लगाया तो भाग 5 बार गया, शेषफल रह गए 4। अभी तक हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसको लिख देंगे 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस 4। 24 इंटू 5 प्लस 4 बराबर 124 होते हैं। अब इसमें से देखना 24 और 4 में से छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है, तो 24 बड़ा है 4 छोटा है। अब 24 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमें पता है 6 बार भाग देगा, शेषफल आ गया हमारा 0। तो लिख दिया 24 बराबर 4 इंटू 6 बराबर 0। इनकी जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो जिस संख्या का हमने भाग दिया था, लास्ट किसका भाग दिया था, लास्ट में हमने 4 का भाग दिया था, तो जो लास्ट भाग देते हैं वही हमारा इस संख्या का क्या हो जाएगा, एसएफ हो जाएगा। तो इसका एसएफ आ गया 4। अब आपको मैं इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन गृह कार्य में देता हूं, जो हमारी प्रश्नावली के पहले के 3 पार्ट है, इनकी पहला प्रश्न ही है और वो तीनों आपको गृह कार्य में करने हैं। पहला है 135 व 225। दूसरा है आपको करना है वो है 196 व 38,220 और तीसरा है आपके 867 व 255। 867 व 255।
आपको इन तीनों के एससीएफ ज्ञात करने हैं। जैसे अभी मैंने ये उदाहरण कराया था, सेम इसी प्रकार से करने हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को आराम से रोक रोक के देख के समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, यानी कि स्कूल में पढ़ाते हैं, उसमें मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, 2 बार समझाने के बाद बोर्ड साफ कर देता हूँ और फिर आपको क्वेश्चन देते थे घर पे करने के लिए। फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में पूछते हो, कभी नहीं भी पूछते हो। लेकिन यहाँ आपको संकोच करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जो बात हमने सिखाई है वो यूट्यूब पर आप वीडियो को कितनी भी बार देख करके समझ सकते हो। और ये मेरा आपसे वादा है कि जितना पढ़ाऊंगा स्कूल का, आपके सिलेबस का ही होगा। आपके आने वाले अगले जो इस साल आप 10वीं में हो तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा और लॉकडाउन का हम पालन करते हुए काम कर भी सकते हैं। और आपसे एक ही निवेदन करता हूँ वापस कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।